मैं प्रिंस यादव, जन जन कोशिश सीमांचल की नई आवाज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं आशीष रंजन, समाज सेवी, जो कि आज हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारा पहला सवाल आशीष रंजन जी से है। आप पहले अपना परिचय दे दें। धन्यवाद प्रिंस, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत साधुवाद इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए। मैं आशीष रंजन हूँ। मेरा घर रानीपट्टी मधेपुरा बिहार है, और अभी का जो समय काल परिस्थिति है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के प्रिंस का कुछ सवाल है, और वह आम जनों का सवाल है, उसको लेकर के हम लोग यहाँ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि हमारे चाचा जी लगते हैं। तो मैं आशीष रंजन जी से सबसे पहला सवाल पूछना चाहूँगा कि आप इस बिहार चुनाव 2025 को किस रूप में देखते हैं? बिहार विधानसभा चुनाव 2025, यह चुनाव अगर एक शिक्षाविद होने के नाते, एक किसान परिवार से जुड़े होने के नाते, एक युवा होने के नाते, यह हम सबों का भविष्य गढ़ने का चुनाव है जी। और यहाँ हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र में समस्याएं हैं, इसको लेकर के जो पॉलिसी बनेगी, जो नीति निर्माता होगा, उसको बनाने वाले की जो शक्तियां हैं संविधान में, वह विधायकों को दिया गया है। और हम सब अपने लोकतांत्रिक अधिकार से, अपने मतों के अधिकार से विधायकों को चुनेंगे। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, समय है। और अब की बार यह चुनाव भ्रष्टाचार से लड़ने का है, आपके हक और अधिकार को मजबूती के साथ उठाने का है, सामंतवादी ताकतों से लड़ने का है, और समरस समाज बनाने का है जी। तो मेरा दूसरा सवाल है आपसे। पलायन एक सच्चाई है। पलायन बिहार प्रदेश के कोसी सीमांचल क्षेत्र किस रूप से प्रभावित कर रहा है? पलायन का जो शाब्दिक अर्थ है, मतलब अपना घर द्वार छोड़ करके जब कमाने बाहर जाते हैं, यह मूल पलायन हम लोगों का है, ठीक है। और इससे कोसी सीमांचल का आपने जिक्र किया, यह क्षेत्र या कहें पूरा बिहार एक हार्श पलायन की सच्चाई से प्रभावित है। जो अदद एक रोज़गार के अवसर नहीं उपलब्ध होने के कारण एक बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। एक अच्छी बात है कि अगर आप कुछ कौशल सीखने के लिए, कुछ तकनीक सीखने के लिए बाहर जाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए, पलायन आखिर सपोर्ट नहीं मिलने के कारण देखते हैं कि खेत में जब काम नहीं होता है तो लोग ट्रेन भर भर के यहाँ से जनसेवा एक्सप्रेस चलती है। क्या हमारे बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता? अगर रोजगार मिल सकता है, अगर हम अपने संसाधन को बेहतर उपयोग करें। हमारे पास जो संसाधन है, मानव संसाधन की पर्याप्त मात्रा है। सबसे बड़ी यूथ आबादी बिहार में है, इस कोसी सीमांचल में है। दूसरी बात, हमारे पास खेती का सबसे उर्वर ज़मीन है, और उसका उत्पाद को अगर हम वैल्यू एडिशन करके और उसके उत्पाद को बाज़ार के डिमांड के साथ जोड़ करके हम अगर खेती करें, उनको बाज़ार उपलब्ध करवाएं, खेती का जो भी सामग्री है समय पर खाद बीज उपलब्ध करवाएं। यहाँ पर देखने को मिलता है कि खाद किसानों को नहीं मिल पाता है समय से जी। बीज की उपलब्धता कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी समस्या है जी। अगर इन सब चीज़ों को हम अगर एड्रेस करें, तो हम अपने रिसोर्स को उन्नत बना करके, और हम दूसरों को जहाँ पर कि डेफिसिट है, वहाँ पर हम अपना माल जो है तैयार करके भेज सकते हैं, और रोज़गार का सृजन कर सकते हैं। पानी यहाँ का मूल चीज़ है। कोसी में बहुत पानी बहा, लेकिन अगर पानी का उपयोग थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में दर्शकों को आप अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट करके हम लोग कर पाते, तो हम बेहतर ऊर्जा का संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा आशीष जी, अभी तक इतने गवर्नमेंट आए, कोई भी रोजगार बेरोजगारी इस पे कुछ भी नहीं कर पाए। आखिर क्या उनकी मजबूरियां रही होगी कि जो वो विफल हो गए? बिहार के
वासियों को रोजगार देने में, बेरोजगार रह गए, बाहर पलायन हो रहा है। आज तक कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कुछ तो नहीं कर पाई। कुछ ना कुछ तो उनके पीछे भी रीजन होगा कि नहीं कर पाई। यहाँ जब हम पलायन को देखते हैं और आखिर बुनियादी ढांचा क्यों नहीं निर्माण हो पाया, उसके पीछे अगर देखेंगे तो एक जो बड़ी शक्तियाँ हैं, पूंजीवादी शक्ति जिसको बोलते हैं जी। वो नहीं चाहती है कि बिहार में, कोसी सीमांचल में यहाँ पर उद्योग स्थापित हों, है ना। जो इनइक्वलिटी है, असमानता तो है संपत्ति का, है ना, धन का, तो जो फैक्ट्रियाँ यहाँ लगनी चाहिए वो कहाँ लग रही हैं? गुजरात में, मुंबई में, है ना, नोएडा में। अब क्या है कि वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र को सिर्फ और सिर्फ लेबर जनरेट करने का क्षेत्र बना करके रख दिया जाए, मजदूर का क्षेत्र बना करके रख दिया जाए। और एक सौतेला व्यवहार है एक तरह से कहें केंद्र का, और राज्य सरकार के पास एक नीति का कमी है। हाँ, और बहुत चीज़ें अभी होनी शेष है। खास करके आप अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जैसा कि हमारे आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो बार बार हर एक जगह सिर्फ रोजगार की बातों पे ही आ रहे। क्या आपके नज़रिए से क्या लगता है, वो उस चीज़ को सफल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हाँ, एक तो बात है, देखिए, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने अच्छी खासी 17 महीनों की जब सरकार आई तो अच्छी खासी जॉब प्रोवाइड करवाया बिहार वासियों के लिए। 20 वर्ष में हमने एनडीए को दिया है जी। उसमें कुछ एक आध वर्ष अगर उसमें तेजस्वी जी का साथ रहा है जी। लेकिन अगर रोजगार की बात अगर तेजस्वी जी उठा रहे हैं तो एक युवा होने के नाते हम लोगों का विश्वास है कि वे काम करेंगे, है ना। और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है या फिर उद्योग स्थापित करने की पॉलिसी है, बाहर से उद्योग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको मंगाने की बातें हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। और हम चाहेंगे कि उद्योग के अवसर मिले लोगों को, ताकि जो नियति है वो बदले। हम सिर्फ यहाँ से लेबर सप्लाई का एक क्षेत्र बन रहा है, ऐसा ही चल रहा है अभी कुछ। जैसे कि अभी आपने बताया कि पिछले 20 सालों से बीजेपी और जदयू का सरकार है, फिर भी कुछ नहीं। लेकिन इसी बीच में विकास के नाम पर लोन बांटा जा रहा है, सामाजिक तनाव घर घर में बढ़ गया। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं अपने गांव क्षेत्र में जब विजिट कर रहा हूं तो जो सच्चाई है, विकास के नाम पर पता चल रहा है कि एक एक परिवार के ऊपर, हाँ, जो 4 लोन, 5 लोन, 8 लोन जी बांट दिया गया है। और आज स्थिति ये है कि अगर उनका पूरे मतलब कमा पा रहे हैं 12,000 से 15,000, तो उनके ऊपर लोन 16 से 20,000 का है। तो कहीं ना कहीं वो जो अनबैलेंसेस है वो सामाजिक तनाव का रूप ले रहा है। लोग आत्महत्या करने तक को मजबूर हैं, घर को छोड़ने तक को मजबूर हैं। इस तरह का विकास को हम विकास नहीं कहेंगे। आप बुनियादी सुविधाएं दीजिए, लोगों को सक्षम करें ताकि वो खुद कमा पाएँ और अपनी आर्थिक स्थिति खुद मजबूत कर पाएँ, इसके हम हिमायती हैं जी। अभी आपका ये सुझाव बहुत अच्छा रहा। अभी जैसे हमारे केंद्र के बहुत से नेता आए, भाषणबाजी किए, उन्होंने बताया कि 20 साल पहले जंगल राज था। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या अभी इन विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद जो मोकामा में एक नेता का गोली मार के हत्या कर दिया गया है, क्या अभी इसको हम भ्रष्टाचार कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? जंगल राज किन के लिए जंगल राज? 1990 से पहले अगर कोई खास जाति वर्ग विशेष जब तक मुख्यमंत्री बनते आया, हाँ, तब तो जंगल राज नहीं था। और जो पिछड़ी जाति हैं, दलित है, आदिवासी है, अति पिछड़ी जातियां हैं,
उनको अगर वोट देने का अधिकार मिला जी तो वो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव के सामाजिक आंदोलन के बदौलत हाँ, मिला। ये चीज तो तो कहीं क्या ना कहीं आप फैक्ट है। उसको जंगल राज बोलेंगे? हाँ हम तो उसको जंगल राज नहीं मानते हैं, हम तो उसको सामाजिक न्याय का राज मानते हैं। और हमारे क्षेत्र में अगर शिक्षण संस्थान खुला भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, हाँ तो उसी लालू जी के कर कमलों के द्वारा, उन्हीं के विजन के द्वारा बना। इस संयुक्त बिहार में 6 विश्वविद्यालय उन्होंने देने का काम किया। तो हम तो कभी नहीं मानेंगे कि वो जंगल राज है। हाँ, और अभी जैसे आपने आपने यूनिवर्सिटी अभी बताया था कि एक हत्या हुई मोकामा हाँ मोकामा में, दिन दहाड़े 2 बजे कि 3 बजे दोपहर में हत्या हो जाती है खुलेआम। वहाँ पर प्रशासन है, वो कुछ नहीं कर और पा रही उसमें है। भी आचार संहिता लागू पे। उस आचार संहिता जी। लागू है, हर तरफ 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे प्रशासन है। जी उसके बीच में इस तरह की हिम्मत करना, हाँ, कहीं ना कहीं जंगल राज को दर्शाता स्पष्ट है कि वो सामंतवादी तत्व हैं। उन्हीं के पेट में दर्द है, हाँ, कि लालू जी के मुख्यमंत्री बनने से, तेजस्वी जी के भावी मुख्यमंत्री बनने से, है ना। तो हमारी जो लड़ाई है ना, उसी वर्चस्व को तोड़ने की है। और समरस समाज, सबको लोकतांत्रिक अधिकार मिले, कोई किसान का मेरा वर्ग हो, सबको जीने का, खाने का, अपने वोट देने का अधिकार मिले, जो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से मिला, है ना। एक लास्ट सवाल मेरा आशीष रंजन जी से है कि अभी हम मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में जैसे यूनिवर्सिटी की बात की, जस्ट यूनिवर्सिटी के साइड में 800 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। आपने कभी विजिट किया वहाँ? हाँ, बहुत दुर्भाग्य की बात है। हाँ, मेडिकल कॉलेज बनने के बाद भी मीडिया में ये दिखाया, बार बार दिखाया जा रहा है 800 करोड़ का बिल्डिंग धूल फा पड़ी है। कहीं ना कहीं ये भी एक एनडीए डबल इंजन सरकार का विफलता ही दिखा। आपका उस पर क्या कहना है? ये तो जनता की सवाल थी। आपने इंस्टीट्यूशंस को खड़ा कर दिया 800 करोड़ लगा करके, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज। आज उस इंस्टीट्यूशंस में ना प्रोफेसर्स हैं, ना डॉक्टर्स हैं, और ना ही इलाज करने को लेकर के जो उन्नत मशीनें होनी चाहिए, ना वो मशीनें हैं, ना ऑपरेटर्स हैं। और साथ ही साथ जो गांव देहात में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पर ना डॉक्टर्स हैं। तो क्या सिर्फ़ और सिर्फ हमने उस बिल्डिंग को बनवा करके फ़ोटो खिंचवाने का सेंटर बना रखा है? इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा का क्षेत्र हो, आज शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे पूंजीपतियों का विशेष दखल हो गया है। जिनके पास पैसा है वो डिग्रियां खरीद रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से, है ना। और उन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ना आरक्षण की पॉलिसी लागू है, तो और उनकी फ़ीस भी बहुत अधिक है। वो हम और आप जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके परिवार की हैसियत नहीं है कि वहाँ पढ़ा पाएंगे। जो गलगोटिया बनी है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ धड़ल्ले से खड़ा हो चुकी हैं। तो क्या हम वह तंत्र क्या एक समरस तंत्र नहीं होना चाहिए जहाँ सबों को एक साथ एक समान शिक्षा अधिकार मिले, एक समान शिक्षा नीति? समय के अभाव में मैं आपसे एक शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आशीष रंजन जी, आपके नज़रिए से नेक्स्ट सीएम बिहार का कौन लग रहा है? और जनता अब की बार बदलाव के लिए वोट कर रही है। और जो इंडिया अलायंस है, जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी है, और आईपी गुप्ता जी की पार्टी है, सब लोग मिलकर के एक बेहतर विजन के साथ नए बिहार के निर्माण के लिए आगे आ रहे हैं। और इनके हाथों को हम सबों को मजबूत करना चाहिए। और यही है प्रिंस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।